गुड मॉर्निंग सभी को। और सबसे पहले इलेक्शन चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, फिर भी हमारी लाइव क्लास नहीं आ सकी, तो इस रीज़न की वजह से हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और आपके सामने बिना एक भी दिन मिस करे हम लोग आईपीसी का लेक्चर लेके आए हैं। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज से संबंधित ये लेक्चर रहेगा और इसमें भी सेक्शन 1 से लेके 106 तक आईपीसी का पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आज रहेंगे ये प्रीवियस ईयर के नहीं है, ठीक है, पर ये मेजर लॉज है। तो मेजर लॉज की तैयारी ऐसे नहीं करेंगे कि सारे क्वेश्चंस उठा के आपके सामने रख दिए। 511 क्वेश्चन सेक्शंस हैं, इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, तो ऐसी गलती तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 से लेके 106 ऐसे एरियाज में 3-4 एरियाज के अंदर आईपीसी कवर करा देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे, जिससे आपकी प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ जो सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी हो गई। तो तैयारी करने का तरीका आपके लिए ये होगा कि उत्कर्ष के लॉ चैनल पे आप जुड़ते रहे। सेक्शन 1 से 106 का आज हम एरिया कवर करा रहे हैं और कल का जो लेक्चर होने वाला है मंडे को, है ना, 27 तारीख को, वो लाइव में ही होगा। तो 11 बजे लाइव रहेगा और आपको क्या ध्यान रखना है कि 107 से लेके 299, 107 से लेके 299 तक, 298 तक, सॉरी 299 तो हमारा वो आ गया कल्पेबल होमिसाइड चैप्टर तक चेंज हो गया, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आ गया। तो आपको क्या करना है, हमारे को याद इतना रखना है 107 से 298 तक हमें अगले लेक्चर की तैयारी करनी है, खुद पढ़ना है घर पे, और हमारा मंडे को इसका लेक्चर होगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इंडियन पीनल कोड से। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन पीनल कोड है। तो इंडियन पीनल कोड का जो पहला आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो यही है कि आप बताएंगे कि इंडियन पीनल कोड फोर्स में कब आया। तो फोर्स में यानी कि एनफोर्स में प्रवर्तित कब हो गया, तो एक ही आंसर है इसका, 1 जनवरी 1862। तो आप इस सेक्शन को याद रखेंगे, इस आंसर को याद रखेंगे। ये सेक्शन 1 है और 1 के अंदर हमें ये नहीं बता रखा, ठीक है। पेन में कर लेता हूँ रेड। तो हमारा जो एरिया है, प्रियम्बल और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला। पर ये जो कानून है 1947 से पहले का है, तो याद रखना कि इसमें प्रेसिडेंट का असेंट, राष्ट्रपति का असेंट नहीं मिलता, गवर्नर जनरल का मिलता है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1862 1862 के अंदर ये जो एक्ट था ये एनफोर्समेंट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बाय हुम वाज द इंडियन पीनल कोड प्रिपेयर्ड, किसने इस भारतीय दंड संहिता के द्वारा को तैयार किया गया था, यानी कि किनके द्वारा तैयार करी गई है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, ये लॉ कमीशंस के लिए आपको बोलेंगे और कंफ्यूज करेंगे, आप सीधा मार्क करना लॉर्ड मैक्यूले, ठीक है, यही थे फादर इंडियन पीनल कोड के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, कौन सा अपराध आवश्यक तत्व नहीं है, नहीं है वो वाला तत्व बता दीजिए आप जो ऑफेंस के अंदर नहीं आता। ह्यूमन बींग आएंगे, उनके बिना तो ऑफेंस होगा नहीं, मानव प्राणी मेंस रिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि दुराशय होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, तो मोटिव जरूरी नहीं होता। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्गफुल गेन इज डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, ये कहां पर डिफाइन कर रखा है, सदोष अभिलाप को कहां परिभाषित कर रखा है। तो आप बताएं, 24 में डिसऑनेस्टली, 22 में कुछ और, 23 में कुछ और, 27 में कुछ और। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या हो सकता है, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 रॉन्गफुल गेन होती है, ठीक है, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में होगी, तो माना जाएगा कि इट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, उनके कब्जे में ही है। तो वाइफ यानी कि पत्नी, फ्रेंड्स, फादर या मदर, बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने कि किसी दोस्त के कब्जे में अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो ऐसा माना जाएगा कि वो मेरे ही कब्जे में। फादर या मदर के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या आंसर है। तो सिंपल सी बात है, वाइफ, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसके लिए आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। जो हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है वो चालू हो रहा है सेक्शन 6 से, जनरल एक्सप्लेनेशंस जिन्हें हम कह देते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि सेक्शंस क्या हैं। 6 क्या है, डेफिनेशन, सेंस एंड एक्सप्रेशन, जेंडर, नंबर, मैन एंड वुमेन, 11% 12 पब्लिक, ऐसे करके 21, 22, ये सारी सेक्शंस आपको एंड तक याद होने चाहिए, 52A तक। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर सही है, तो काउंटर फीट का पेयर ही सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो बैच है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जेएलओ के बाद में जुड़ चुके हैं, यानी कि जो बैच था उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है। तो फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 14,000 रुपीज़ का बैच है,
असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो बैच है वो 11,000 रुपये का बैच है। तो आप लोग अगर इन बैचेस को परचेज करना चाहते हैं, शुरू से अंत तक तैयारी करना चाहते हैं उत्कर्ष लॉ क्लासेस पे, तो आप इन ऐप्स को डाउनलोड करके, यानी कि हमारा प्यारा उत्कर्ष क्लासेस का ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले या ऐप स्टोर, आप जो भी यूज़र है, एंड्रॉयड यूज़र है या ऐप स्टोर यानी कि एप्पल यूज़र है, तो आपको उत्कर्ष क्लासेस फर्स्ट सर्च में मिल जाएगा। और उन कोर्सेज के अंदर जब आप लॉ डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो इन बैचेस में एनरोल्ड होने के लिए आप कभी भी तैयार हो सकते हैं, हम आपका वेट करेंगे। लोकल लॉ, स्थानीय विधि, ये कहां पर आती है? तो सेक्शन 42 में आती है, पर इसका मतलब क्या होता है? एक होता है स्पेशल लॉ, एक होता है लोकल लॉ। तो लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ वही होता है जो उस एरिया में अप्लाई हो रहा है, उस एरिया के लिए बनाया गया, ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस धारा के अंदर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करी गई है? किस धारा में जितनी भी तरीके की पनिशमेंट है, अंतर्गत दंड के प्रकार हैं, वो बताए गए हैं? 51, 52, 53 या 54? तो इसका सीधा आंसर है हमारा 53। ठीक है, यहीं से ही तो चालू होती है पनिशमेंट के सेक्शन और जाते हैं 75 तक। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द आईपीसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि समुचित सरकार के बारे में बता रखा है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर सकती है, आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है। किस में? इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये तो दूसरा चैप्टर हो गया। 53 का मैंने आपको बता दिया, अब इन दोनों में से आप बता दो, 54 और 55। तो इसका आंसर है 55। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 65 से आपके सामने धारा 65 से इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 65 कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करता फाइन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना फाइन पे नहीं करता, अदा नहीं करता अपना कारागार, तो क्या सजा दी जाएगी, उसे कितनी सजा दी जाएगी? तो ये आप बता सकते हैं कि अप टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस ऑफेंस, 1/4 जितनी भी सजा होगी मैक्सिमम, उसकी 1/4 उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स आजीवन कारावास का क्या अर्थ है? 20 साल, 24 साल, 14 साल या एंटायर रिमेनिंग लाइफ? ये रिमेनिंग है, तो यही है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कई लोगों को 20 साल लगेगा, पर स्पेसिफिकली जब आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट कितना करा जाता है तब 20 साल, वरना रिमेनिंग लाइफ। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ पनिशमेंट नहीं है, सेक्शन 53 के अंदर नहीं आ रहा? भारतीय दंड संहिता में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार है ही नहीं? क्या ऑप्शन है? एलआई, काला पानी, काला पानी पहले था देश निकाला जिसे कहते थे, अब ये काला पानी नहीं है, काला पानी की जेल आपको मिलेगी। अब एक म्यूजियम बना दिया उसे सरकार ने कि काला पानी की सजा जो काट के गए उन लोगों के हिसाब से अब वो जो जेल को थोड़ा सा डेवलप करके लोगों के लिए अब म्यूजियम बना दिया गया, वहीं वो कैदी रखे जाते थे और काला पानी की सजा बहुत बेकार सजा मानी जाती थी भारत के अंदर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइन एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने पर व्यक्तिक्रम की दशा में, कि अगर डिफॉल्ट हुआ है सिर्फ फाइन का, तो फिर किससे पनिशेबल किया जाएगा? यानी कि उस ऑफेंस की सजा सिर्फ फाइन थी और अब मैं वो फाइन देने पर भी नहीं आ रहा हूं, तो क्या सजा मुझे मिल सकती है? तो सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कारावास साधारण होगा। मैक्सिमम लिमिट फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा क्या है? क्या है बताइए एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा? तो सिंपल सी बात है 3 मंथ्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको केस लॉस के बारे में बताते हैं। अब आप केस लॉस देखिए कि आंसर क्या है। ये इंपॉर्टेंट केस है, एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये मेंसरिया का केस है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात पता चलेगी कि दुराशय का केस है, ये सोना ले जाने के लिए था। मेंसरिया महबूब शाह वर्सेस एम्परर मैकनॉटन्स केस, मैकनॉटन्स केस हमारा इंसेनिटी का केस है। ठीक है,
तो हमारा सी का है 4। अब मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिए, तो आंसर है हमारा डी। क्वीन वर्सेस कॉलिंस का केस है अटेम्प्ट का, यानी कि प्रयत्न का। आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 73 और 74 से, यानी कि अभी भी हमारा चैप्टर 3 ही चल रहा है, उससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर जितने पीरियड्स हैं उससे संबंधित एक सेंटेंस अवार्ड किया जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज गलत है, सही नहीं है, उसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो आपको गलत ऑप्शन बताना है, ना कि सही। गलत ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इसके अंदर, किस क्वेश्चन 16 में? तो इसका आंसर सिंपल है बी। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन सीधी सीधी बात पूछ रहा है, पर आपसे पूछ क्या रहा है कि मुझे गलत आंसर चाहिए। अब आपको सही पता होने के बावजूद भी गलत आंसर मार्क करना है, तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, पर आंसर असल में गलत है। स्नेक चार्मर का केस। स्नेक चार्मर ने, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्नेक के साथ में खेल दिखाता था, और एक व्यक्ति को सामने से कहा कि मैं आपको स्नेक से कटवा देता हूं, सांप से कटवा देता हूं, और फिर मैं उससे आपको बचा भी लूंगा, इतनी विद्या मेरे पास में है। पर वो व्यक्ति असल में मर जाता है उस स्नेक के काटने से। तो क्या होगा ये? मर्डर, चीटिंग, छल, या फिर कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 की डेफिनेशन आएगी, या फिर नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस, किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताइए क्या ऑप्शंस है? तो इसका सिंपल सा आंसर है मर्डर ही होगा, क्योंकि उसके पास में पूरी नॉलेज थी कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो व्यक्ति मर ही जाएगा। एन एक्सेप्टेंस मेड बाय अ पर्सन में बी जस्टिफाइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यानी कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में पूछा गया है, गंभीर चोट के बारे में। व्हेन सच एक्सेप्टेंस इज गिवन इन द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी ऐसी एक कंडीशन है जहां पर जो एक्सेप्टेंस है व्यक्ति की, वो जस्टिफाइड है कि उसने आपको ग्रीवियस हर्ट किया है? तो कौन सी एक ऐसी सिचुएशन में वो जस्टिफाई करने की बात कर रहा है? क्वेश्चन 18 वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप लोग लिखते जाएंगे कमेंट्स के अंदर। तो ऐसी कोई भी चीज आपको लगती है कि हो सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेपर्ड वॉज पिक्ड अप बाय ए एंड वेंट अवे बी, फायर्ड अ गन। यानी कि बी ने एक बंदूक चलाई। अब ये लेपर्ड वाला केस है, ये काफी बार हमसे इलस्ट्रेशंस पूछी गई हैं। एक चीता की इलस्ट्रेशन है, लेपर्ड की इलस्ट्रेशन है। सिंपल सी बात है कि एक लेपर्ड था जो किसी को काटने जा रहा था, सामने वाले व्यक्ति ने सोचा मैं इसे बचा लूं, और फिर गोली चला दी। अब उस गोली चलाने के अंदर वो व्यक्ति मर गया, ठीक है, और बाद में पता चला कि वो जो गन है वो लाइसेंस्ड ही नहीं है, यानी कि उस गन का कोई लाइसेंस नहीं था। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर मर्डर का केस होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, या फिर उसके पास में आर्म्स एक्ट के अंदर क्या चीज आएगी? तो 302 नहीं होगा, क्योंकि उसका आशय नहीं था कि मैं मारना चाहता हूं, ठीक है। तो बी ने कोई ऑफेंस नहीं भी किया, ये भी गलत बात है। तो बी आर्म्स एक्ट के अंदर सजा पाएगा। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन सेक्शन 95 ऑफ द आईपीसी कौन सा है? इसमें ऑप्शंस की ये वाली परेशानी है कि ऑप्शंस तो यही है। चलिए ऑप्शन गलत है। ए जो ऑप्शन है वो सही है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यही रिपीटेड है। तो इंग्लिश हिंदी के अंदर तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ पे डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स को रिपीट कर दिया गया है, तो ये गलती है। पर आपका आंसर ए है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। याद रखना यही ऑप्शन है। सेक्शन 97 भारतीय दंड संहिता की धारा 97 को इंडियन पिनल कोड ने साफ साफ बता रखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू कुछ रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे कोई कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पे,
उन निर्बंधन के अध्ययन जो निहित है, कौन से हैं वो बताइए। क्वेश्चंस लिखते जाने हैं, यानी कि आंसर्स लिखते जाने, क्वेश्चंस नहीं लिखने। बोलने में क्वेश्चन निकल गया, आप लोगों को आंसर लिखते जाने कि आंसर क्या है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू, कितनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कर सकते हैं। इन डिफेंस ऑफ बॉडी ओनली, केवल शरीर के प्रतिरक्षा में। इन डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इन डिफेंस ऑफ बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो आपने जब 96 से लेके 106 पढ़ा होगा तो मेरी उम्मीद है आपने इन दोनों का नाम सुना होगा। तो आंसर हमारा यही है, डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए आप ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कि प्राइवेट डिफेंस ले लो पर उसमें किसी की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, ये कौन सा केस है। तो आप ये बताएंगे कि मिसकैरेज, असॉल्ट विथ इंटेंट टू कमिट रेप, आपको सेक्शन 100 इसके लिए पता होना चाहिए, उसमें डी एक शॉर्ट फॉर्म है, डी जी आर यू एल, ऐसी सारी चीजें। तो इसमें आपको पता चलेगा कि मिसकैरेज के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन के अंदर हम कभी भी किसी की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, ए। बाकी तीनों सिचुएशंस के अंदर मृत्यु कारित करने का अधिकार एक व्यक्ति को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ, यानी कि इसके अंदर कौन सा ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा है जिसमें अधिकार मृत्यु को कारित करने तक विस्तृत नहीं होता, जिसमें हम किसी की डेथ नहीं कर सकते। रॉबरी, लूट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो आप लोग इसका आंसर बताएं क्या है। तो सिंपल सी बात है, क्रिमिनल ट्रेसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रोविजन आईपीसी के प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ये कौन सी धारा में बता रखा है कि मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने वाले तक होती है, कौन से वो सेक्शंस हैं। तो सिंपल सी बात है, 101 जो सेक्शन है, धारा है, वही ये बात कहती है कि मृत्यु नहीं कर सकते उसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गून ड्रैग्ड अ यंग वुमेन फॉर द पर्पस ऑफ रेप, हियरिंग हिज क्राइज, एक वुमेन आई पास में से और उन्होंने एक कुल्हाड़ी यानी कि एक एक्स था उससे उसको हिट किया और वो व्यक्ति उसी टाइम मर गया। तो क्या ये मर्डर है, क्या ये होमिसाइड है, ग्रीवियस हर्ट है, नॉट ऑफ एनी ऑफेंस। तो याद रखिए सेक्शन 100 सिंपल सी जो लिस्ट बता रहा है उसमें रेप भी शामिल है, नॉट एनी ऑफेंस। ठीक है, जो सेकेंडली पॉइंट है, सेकेंडली नहीं थर्डली जो पॉइंट है आप उसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट है डेथ, सेकेंड है ग्रीवियस हर्ट, थर्ड है रेप। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहां तक है। तो जब तक भी वो एप्रीहेंशन, जब तक भी वो धमकी या प्रयत्न चलता रहेगा, उसकी आशंका रहेगी, जब तक एक व्यक्ति डिफेंस ले सकता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिगिन, यानी कि राइट टू डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब चालू हो जाता है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर्स होता है व्यक्ति को, तब उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा शुरू हो जाती है। विच ऑफेंस यानी कि अगेंस्ट विच ऑफेंस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, किसके खिलाफ हम नहीं मांग सकते, फॉर्जरी, मिसचीफ, थेफ्ट या क्रिमिनल ट्रेसपास। तो सेक्शन 97 सिर्फ और सिर्फ फॉर्जरी के बारे में बता रहा है कि ये नहीं है। Which of the following is not exempt from criminal liability under IPC, कौन सा कार्य जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है, कौन से ऐसी चीज को नहीं है। कमेंट्स में आप लोग आंसर लिखते रहेंगे ताकि हमारी मदद हो जाए, हम लोग भी रीड कर लें कि आपके आंसर सही है या गलत है, और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को ये आंसर्स लिखने हैं। तो एक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन वॉलेंटरली, ठीक है, स्वेच्छा अगर कोई कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा।
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर थ्रेट ऑफ इमिनेंट डेथ बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, डकैतों के एक गिरोह द्वारा तुरंत हत्या की धमकी वश एक लोहार ने एक जौहरी की तिजोरी तोड़कर खोल दी। यानी कि एक ब्लैकस्मिथ जो थे, लोहार थे, उन्होंने एक तिजोरी थी एक ज्वेलर की, सेफ का मतलब होता है तिजोरी, वो तोड़ दी। और यहाँ पे क्या इमिनेंट थ्रेट था उन्हें कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, किनके द्वारा? डकैतों के द्वारा। तो क्या उन्होंने भी रॉबरी करी है? तो उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करा है तो उनपे कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं होगा। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, यानी कि बेईमानी एवं कपटपूर्वक के बीच एक स्पष्ट अंतर है। वो स्पष्ट अंतर क्या है, कौन से केस में दिया गया है? तो वो केस का नाम है विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, रीड करके आप समझ सकते हैं कि ए ने बी को देखा और ए को लगा कि ये मर्डर है। ए ने अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी अच्छी सद्भावना में कोर्ट के पास गया और बताया कि मर्डरर्स कौन है, और बी को पकड़ में भी आ गया बी। अब यहां पर कोर्ट के पास नहीं गया बी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग बी बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, लोगों को उसने पकड़ा और लेके चला गया। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी, क्या ए ने कोई ऑफेंस, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो इट में टर्न आउट बी वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। तो आपके लिए ये आंसर सेक्शन 77, 78, 79 या 80 किसके अंदर आएगा? तो ये आंसर हमारा आएगा सेक्शन 79 के अंदर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रॉन्ग आंसर बताना है आप लोगों को। ये इस तरीके से शायद ये गलत है, तो आप लोगों को ये पॉइंट काट दीजिए, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें कि एसेंशियल कंडीशन एक क्रिमिनल लाइबिलिटी की क्या है, कि उस व्यक्ति को नॉलेज है कि वो जो काम कर रहा है वो अनलॉफुल है। सिर्फ ये पॉइंटर और कुछ नहीं। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द घोतक कहां पर रेफर करा गया है? बताइए। कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका सेक्शन भी दे रखा है हमारी बैरक के अंदर। सेक्शन 20 के अंदर ये चीज बताई गई, जज हु इज ऑथोराइज्ड बाय एक्ट टू जज जुडिशियली अलोन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसीव विद इंटेंट टू रिसेंबल समथिंग, किसी अन्य चीज की मिलती जुलती चीज का आशय से सदृश्य प्रवंचना करना, ये कहाँ है? टू डिसीव विद इंटेंट टू रिसेंबल समथिंग एल्स, ये क्या चीज होती है? तो ये सिंपल सी बात है, फॉर्जरी, सेक्शन 28। इंडियन पिनल कोड में पर्सन भी डिफाइन करा गया है। कहां पर डिफाइन किया गया है? जेंडर, नंबर, मैन एंड वुमेन, ये सारी चीजें। तो सेक्शन 11 में बताया कि 10 में बताया? तो सेक्शन 11 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राइज करता है, ए कुछ कोशिश करता है कि मैं बी को मार दूं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेनिटी, यानी कि पागलपन की वजह से। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, बी ने ग्रीवे सेट कर दिया ए को। अब बी की जान जाने वाली थी, बी ने सोचा कि मैं कैसे बचूं, तो ग्रीवे सेट कर दिया ए को। तो अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो बी जो है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंदर उन्होंने ये काम किया एज इफ ही हैड नॉट बीन इनसेन, यानी कि कल को अगर कोई व्यक्ति जो पागलपन में है वो आपको मारने आता है तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मार सकते हैं। ये बात हमारा क्वेश्चन बताता है और ये बिल्कुल सही है। ये आपको कहाँ कवर करने को मिलेंगे? 96 से 106 के अंदर। तो आज की जो क्लास थी हमारी, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो अब खत्म हो गई है, यानी कि इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद में मंडे को हमारा कौन सा पार्ट है 107 से लेके 298 के अंदर आप लोगों को ये एरिया और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आईपीसी के अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इस एरिया को, इस सब्जेक्ट को मजबूत कर लेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे डीजेएस के। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया और अपना संडे एंजॉय करिए।